Hello everyone, welcome to Let's Study Classes। और फ्रेंड्स, हम इस चैनल पर यूजीसी नेट के पेपर नंबर 2 एजुकेशन की तैयारी करते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्रेंड्स, मैं आपको यूनिट नंबर 2 जो कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड है वो करा रही थी, और उसमें मैंने आपको सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन करा दिया था। आई होप फ्रेंड्स आपने कर लिया होगा, उसके जो जितने भी की पॉइंट्स हैं उन सबको लर्न कर लिया होगा। सो फ्रेंड्स, आज हमारा नेक्स्ट जो चलेगा वो हमारा नेक्स्ट आज हम कमीशन कवर करेंगे जिसका नाम है कोठारी कमीशन। बेसिकली फ्रेंड्स, जो कोठारी कमीशन है वो हमारा आया था 1964 में। ये जो कमेटी बनाई गई, और जिस कमेटी ने 2 साल तक वो काम किया और 1966 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की, जिसको कि हम क्या नाम देते हैं, कमीशन देते हैं। बेसिकली एक बात है, जैसे कि कमेटी और कमीशन में क्या डिफरेंस होता है। कमेटी जो होती है वो एक शॉर्ट टर्म बेस्ड बॉडी होती है और कमीशन लॉन्ग टर्म बेस्ड बॉडी होती है। मतलब कमेटी का मतलब है कि आपने एक रफली कोई भी मतलब ग्रुप या बना लिया कि भाई आपको इस मिल करके कुछ लोगों को इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है या इसके बारे में आपने जानकारी निकालनी है। जब वो कमेटी क्या करती है कि अपने जितने भी ओवरव्यू किसी भी पॉइंट के ऊपर निकाल लेती है, मतलब उसके जिस भी चीज़ के लिए वो बनाई गई है उसके लिए अपने कुछ एविडेंस या कुछ भी मतलब कलेक्ट कर लेती है पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो जाकर के सामने जब मतलब अपने पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करती है, वो पॉइंट ऑफ व्यू बाद में जा कर के पार्लियामेंट द्वारा लीगली उसको अडॉप्ट कर लिया जाता है, तो वो होती है कमीशन। तो बेसिकली फ्रेंड्स, इसमें जो ये कोठारी एजुकेशन कमीशन है ये 1964 में बना था। ये बेसिकली किसकी चेयरमैनशिप में बना था? ये चेयरमैनशिप में बना था डॉक्टर DS कोठारी, यानी कि इसका कंप्लीट नाम जो DS कोठारी है वो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेजेंगे, जो कि चेयरमैन थे किसके? UGC के उस टाइम पर, जो कि थर्ड कमीशन था किसमें? पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में। देखिए, फर्स्ट कमीशन जो था वो था राधा कृष्ण कमीशन, जो कि हमारा किससे रिलेटेड था? हायर एजुकेशन से। सेकंड हो गया हमारा सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि मुदालिया कमीशन, जो कि सेकेंडरी एजुकेशन से था। और कोठारी जो एजुकेशन कमीशन है वो हमारा प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड है। मतलब ये आप पोस्ट इंडिपेंडेंस आप बात करेंगे तो ये थर्ड कमीशन है। बेसिकली इसके जो की फीचर्स है वो क्या है, मेन पॉइंट आते हैं, अब इसके की फीचर्स को अटेम्प्ट करते हैं कि की फीचर्स क्या है एजुकेशन कमीशन के। ये ट्राई करता है कवर करने को हर एक फील्ड और आस्पेक्ट ऑफ एंटायर एजुकेशन सिस्टम को। ये ऐसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन को ही कवर करता है, बल्कि इसने अपने पॉइंट ऑफ व्यू सेकेंडरी और हायर एजुकेशन दोनों की तरफ दिए हैं। इट्स फर्म बिलीव के दैट एजुकेशन इज मोस्ट पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट। ये मानता है कि जो एजुकेशन है वो मोस्ट पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है नेशनल डेवलपमेंट का। मतलब बेसिकली अगर आप ये कहा जाता है कि किसी भी देश के युवा को आप पढ़ाएंगे तो देश अपने आप की प्रगति करेगा, तो यानी कि एक एजुकेशन ही है जो कि मोस्ट पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है। ये एम्फेसिस रहता है किसके ऊपर? साइंस एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस और वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर। मतलब इसमें सभी ओवरऑल सभी एस्पेक्ट को कवर अप करने की कोशिश करी अपने अंदर। बेसिकली एजुकेशनल स्ट्रक्चर इसका जो फेमस है एजुकेशनल स्ट्रक्चर का, वो अभी आप जानते हैं कि 2020 में जो NEP आई थी उससे पहले तक का यही जो कोठारी कमीशन ने जो हमारा एजुकेशनल स्ट्रक्चर दिया था वही चल रहा था। तो इन्होंने कौन सा दिया था? इन्होंने दिया था 5+3+2। तो बेसिकली इन्होंने कहा है कि जनरल एजुकेशन वो होनी चाहिए 10 पीरियड्स की, यानी कि 4 इयर्स लोअर प्राइमरी, 3 हायर प्राइमरी और 3 लोअर सेकेंडरी एजुकेशन। और इन्होंने कहा है कि प्रायर टू जनरल एजुकेशन जो प्राइमरी एजुकेशन है वो दी जानी चाहिए प्री प्राइमरी, यानी कि KG UKG नर्सरी ये सब भी बच्चों को पढ़ाए जाने चाहिए। जो हायर सेकेंडरी एजुकेशन मतलब 11th-12th वो कितनी की होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 2 इयर्स की। और अगर आप डिग्री कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन 3 इयर्स की करनी पड़ेगी, और ग्रेजुएट जो कोर्सेज है वो एक्सटेंड होनी चाहिए 2 to 3 इयर्स। इन्हीं की रिकमेंडेशन से जो पहले BA मतलब जो ग्रेजुएटेड लेवल के कोर्सेज थे वो पहले 2 इयर्स के होते थे, लेकिन बाद में उनको 3 इयर्स ही कर दिया गया। लेकिन PG के जो कोर्सेज थे उसको क्या कर दिया गया? वो 2 इयर्स मतलब उनको जो है 2 इयर्स में ही डाला गया 3 इयर्स की जगह।
बल्कि 1 ईयर ही होता था, अभी रिसेंटली ही 2 ईयर्स के हुए हैं। तो अब बात करते हैं स्टेटस ऑफ टीचर्स की, यानी कि टीचर्स का क्या स्टेटस रहेगा। ये ज़रूरी है कि इम्प्रूव करा जाए इकोनॉमिकल, सोशल, प्रोफेशनल स्टेटस ऑफ द टीचर। मैंने आपको बताया था कि जो सेकेंडरी कमीशन है उन्होंने कहा था कि जो ट्रेनी टीचर्स हैं उनको भी क्या देना चाहिए, स्टाइपेंड देना चाहिए, ताकि इससे क्या हो कि बच्चों को एक प्रोफेशनल टीचर्स के द्वारा पढ़ाने का मौका मिले, और जो टीचर्स हैं वो पढ़ाने में इतनी मेहनत करते हैं तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ उनकी एक तरीके से कहें कि साइड इनकम उनकी फिक्स होनी चाहिए। जो स्केल है पे ऑफ टीचर्स का, वो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट में वो सेम रहे, जबकि ये बातें अभी रिसेंटली भी कुछ साल पहले उठी थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं उनके अंदर जो टीचर्स की पे स्केल है वो उसमें काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं। जो स्टेट बोर्ड है टीचर्स एजुकेशन का, वो इस्टेब्लिश हो हर एक स्टेट में। पीरियड ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स की वो सेकेंडरी कोर्सेज पे 2 ईयर्स की होनी चाहिए। सेकेंडरी कोर्सेज से एम.एड कितना होना चाहिए, या तो 1 ईयर का या 1.5 ईयर का। मतलब आप ये मानिए कि अगर 1 ईयर का एम.एड लेके चलते थे तो 1.5 ईयर्स उसको ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाते थे। जो टीचर्स हैं ट्रेनिंग कॉलेजेस के, वो 2 डिग्री रखें, मास्टर डिग्री और डिग्री इन एजुकेशन, यानी कि मास्टर डिग्री अलग होगी और डिग्री इन एजुकेशन अलग होगी। यानी कि इसका मतलब कि एम.ए अलग है और एम.एड अलग है, इसका सीधा सीधा मतलब ये है। स्टूडेंट ऑफ द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस शुड बी गिवन फ्री एजुकेशन। जो स्टूडेंट है किसके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के, उनको फ्री एजुकेशन दी जानी चाहिए, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए। उस टाइम पे क्या था कि प्राइवेटाइजेशन नहीं किया गया था ऐसे टीचर एजुकेशन का। अदर इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन उसकी बहुत सारी है, जैसे कि नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन डेज जो हैं वो इंक्रीज़ कर देने चाहिए 234 से एक स्कूल के लिए, 216 इसके लिए कॉलेजेस और प्री प्राइमरी स्कूल्स के लिए। मतलब यहाँ पर टाइम पीरियड भी फिक्स कर दिया गया कि इतना ही, मतलब टाइम इतना मिनिमम देना ही पड़ेगा, और हॉलीडेज मिनिमाइज कर दिए गए। जो गवर्नमेंट एक्शंस है ये बेस्ड होने चाहिए कमीशन रिपोर्ट पे, यानी कि NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो कि डिक्लेयर किसमें हुई 1968 में। मतलब वो जो कोठारी थे, उन्होंने DS कोठारी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी 1966 में, और 68 में न्यू NEP बना दी गई कि हाँ भाई अब से इसी के अकॉर्डिंग ही काम होगा। अब बात करते हैं हम नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 और 1992 में। बेसिकली जो मेन एजुकेशन पॉलिसी थी वो आई थी 1986 में, और इसी को ही बाद में थोड़ा सा इसके अंदर मॉडिफिकेशन किया गया, जिसका नाम रखा गया POA, यानी कि प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन 1992। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1986 की जो एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके बारे में। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 1986 की, वो लैंडमार्क पॉलिसी है, जो कि बताती है, डायरेक्शन देती है एजुकेशन को किसमें, इंडिया में सेवरल डिकेड्स में, कि भाई किस तरीके की एजुकेशन सिस्टम इंडिया में होना चाहिए, इस तरीके का डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। ये जो पहले स्टार्टेड की गई 1968 में, जो कि प्राइम मिनिस्टरशिप किसकी, इंदिरा गांधी की जो प्राइम मिनिस्टरशिप में स्टार्ट की गई थी, इसको बाद में 1986 में, जो कि 5 साल बाद रिव्यू किया जाता था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 86 का, उसको मतलब जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी 1986 में, उसको रिव्यू किया गया किसमें 1980 बाद में, उसको 5 साल बाद, और इसकी मिनिस्टरशिप में राजीव गांधी जी की। अब बेसिकली इसके क्या फीचर्स हैं, जो मेन जो बात आती है, जो UGC क्वेश्चन पूछता है वो की फीचर्स से पूछता है कि भाई इस पॉलिसी के की फीचर्स के बारे में ये चीज़ बताएं। जैसे कि ये सबसे पहला की फीचर्स है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, कि भाई यूनिवर्सलाइजेशन होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन का, मतलब सबको कंपलसरी है कि एलिमेंट्री एजुकेशन उनको दी जानी चाहिए। तो पॉलिसी एम करती है कि अचीव करें यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, कैसे, प्रोवाइडिंग करें एक्सेस टू एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन, यानी कि किस तरीके से एक्सेस दिया जाना चाहिए एजुकेशन का, किसको, सभी बच्चों को, किस एज ग्रुप में 6 to 14 ईयर्स में। वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, यानी कि भाई 6 से 14 साल तक के बच्चे तो एलिमेंट्री एजुकेशन जरूर ले। वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का वोकेशनलाइजेशन कैसे किया जाए, जो प्रपोज करते हैं कि जो इंटीग्रेशन है वोकेशनल एजुकेशन को, वो किस में कर दिया जाए, क्यूरिकुलम में कर दिया जाए एट ऑल द लेवल ऑफ द एजुकेशन। मतलब जैसे कि मान लीजिए अगर हम बात करते हैं सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन की, तो उसमें क्या है, एजुकेशन का वोकेनाइजेशन कर दिया जाना चाहिए। मतलब अगर बच्चे को
जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है उसी फील्ड की वो एजुकेशन ले, ताकि आगे जा कर के वो उसी को ही अपना क्या कर सके, अपना एज ए प्रोफेशन चूज़ कर सके और अपनी लिवलीहुड को अर्न कर सके। बेसिकली नेक्स्ट हो गया डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन का डिसेंट्रलाइजेशन करना। ये पॉलिसी प्रपोज करती है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशन किसके द्वारा, ग्रेटर अथॉरिटी के द्वारा इसको डिसेंट्रलाइजेशन किया जाना चाहिए। डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास रहनी चाहिए, लोकल बॉडीज़ और इंस्टीट्यूशंस के पास। यानी कि जैसे कि मान लीजिए पहला सेंट्रलाइजेशन हो गया कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ही एजुकेशन के बारे में कोई भी डिसीजन ले सकती है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इस पॉलिसी में कहा गया है कि डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए एजुकेशन का, जो कि ज़्यादा अथॉरिटी दे, यानी कि जो लोकल बॉडीज़ है जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल और क्या कहते हैं, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट हो गई और हमारी लोकल बॉडीज़ हो गई, तो ये सब भी अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो बॉडीज़ हो गई, ये सब भी एजुकेशन के बारे में, जो भी एजुकेशन के लिए अच्छा है वो उसके बारे में डिसीज़न ले सकती हैं। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, एजुकेशन में टेक्नोलॉजी यूज़ करनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं टीचर एजुकेशन के ऊपर कि टीचर एजुकेशन कैसा होना चाहिए। तो जो पॉलिसी है वो एम्फसाइज करती है कि इम्पोर्टेंस ऑफ टीचर एजुकेशन का वो प्रपोज करती है कि इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ द ट्रेनिंग ऑफ टीचर, यानी कि टीचर के जो टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट होना चाहिए। जैसे कि इसी के ही रिकमेंडेशन से डाइट बनाया गया था। ये क्वेश्चन आ जाता है कि डाइट किसकी रिकमेंडेशन से बनाया गया था, तो 1986 की पॉलिसी के रिकमेंडेशन से ही ये टीचर इंस्टीट्यूशन बनाया गया। टीचर एजुकेशन जो है वो एक क्या है, हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस है, जो कि कैसा होना चाहिए, जिसके अंदर प्री सर्विस और इन सर्विस कॉम्पोनेंट रखे जाने चाहिए। मतलब टीचर एजुकेशन ऐसी एक प्रोसेस है जो कि भाई आपको टीचर्स को ट्रेनिंग देनी चाहिए प्री सर्विस, मतलब उनकी सर्विस से पहले भी और ड्यूरिंग द सर्विस के भी, सर्विस के दौरान, यानी कि जो भी कोई मॉडिफिकेशन होते हैं वो सर्विस के दौरान ही होते हैं। इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का इम्प्रूवमेंट किया जाना चाहिए। इस तरीके से इंश्योर करना चाहिए कि करिकुलम को रिलीवेंट हो, अप टू डेट हो और प्रमोटिंग करे इनोवेशन इन टीचिंग एंड लर्निंग को। कि ऐसा नहीं है करिकुलम हम पिछले 50 साल से या 60 साल से ऐसे ही चला रहे हैं, नहीं, करिकुलम रिलेवेंट हो, जिस चीज़ को पढ़ाना चाहते हैं वही पढ़ाया जाए, अप टू डेट हो और इनोवेटिव हो अपने आप में। नेक्स्ट है इंक्लूजन ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, यानी कि मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को भी इसमें इंक्लूड करना चाहिए, जैसे कि SC ST ये सब इंक्लूड होने चाहिए। इंडियन लैंग्वेज को प्रमोट हो, तो इसी के अंदर ही 3 लैंग्वेज फार्मूला की भी बात की गई थी। नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ कल्चर वैल्यूज़ को प्रमोट करें, एजुकेशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट के लिए हो। अब बात करते हैं प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 की POA की, इसकी हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। सो आई होप फ्रेंड्स कि आपको मेरी ये आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। सो थैंक यू फ्रेंड्स।